ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देश के साइंस। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स अपन यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, आममर्रा की जिंदगी में क्या होता है कि जो अपन ने यूनिट्स पढ़े हैं जैसे मीटर, किलोग्राम, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होते बहुत छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अपन अपनी तरफ से भी कुछ यूनिट दिए हुए हैं, समझ गए इतनी बात, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिट्स होते हैं जो बिल्कुल बड़ी क्वांटिटीज को यूज करने के लिए काम आएंगे, कुछ यूनिट्स होते हैं जो बिल्कुल छोटी क्वांटिटीज को यूज करने के लिए काम आएंगे। तो अपनी तरफ से जो यूनिट्स दिए गए हैं ताकि जो छोटी क्वांटिटीज है उनको मेजर किया जा सके और बड़ी क्वांटिटीज है उनको मेजर किया जा सके, और जो हमारी एक्चुअल फिजिक्स में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स पहले सबसे पहले लिखते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चे, स्मॉल साइज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो सबसे पहला यूनिट आता है बच्चे पहले नंबर पे, वो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है आपका 1 फर्मी। इट इज अ यूनिट टू यूज, इट इज यूज टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। ठीक है, न्यूक्लियर्स लिखना, इट इज यूज टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो 1 फर्मी होता है बच्चे, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे रेडियस है प्रोटॉन का, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.2 फर्मी, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये रेडियस होता है। तो अभी मेरे को समझ लग गई कि अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के साइज के जो डिस्टेंस मेजर करने हैं तो वो किस में होंगे, वो हमेशा फर्मी में ही होंगे। तो न्यूक्लियस के साइज के जो डिस्टेंस अपन को मेजर करने हैं वो किस में मेजर होंगे, वो हमेशा फर्मी में ही होंगे। उसके बाद सेकंड बात करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। इट इज यूज टू मेजर एटॉमिक डिस्टेंसेस। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसका सिंबल होता है 1 A0। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो कभी भी आपको एटॉमिक डिस्टेंसेस, एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, तो देखो न्यूक्लियस 1 लाख गुना, जो न्यूक्लियस होता है वो 1 लाख गुना छोटा होता है एटम से। ठीक है, इस कारण यहां पर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 10⁻⁻15 से मेजर किया जाएगा और एटॉमिक को 10⁻⁻10 से मेजर किया जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। ठीक है, अभी बात करते हैं थर्ड यूनिट की। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ लग गया कि हाँ जी भी एंगस्ट्रॉम कब यूज करेंगे, जब एटॉमिक डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। अभी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है 1 nm, नैनो से पता लग रहा है 10⁻⁻9 मीटर होगा। अभी ये कहां यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये किसके कारण, कहां पर यूज होता है, ये वेवलेंथ की रेडिएशंस को, रेडिएशन की कोई वेवलेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए काम आता है, क्योंकि रेडिएशन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो जो उसकी वेवलेंथ होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ्स, समझ गए इतनी बात, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और वो किस मैग्नीट्यूड में होगी, 10⁻⁹ के मैग्नीट्यूड में होगी। नैनोमीटर की बात बच्चे अपन पढ़ते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन 1 म्यू से रिप्रेजेंट होता है। 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोन is used to measure size of microbes। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर मेजर करना है तो मेरे को माइक्रोन यूनिट को यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को समझ लगी कि अगर मेरे को स्मॉल डिस्टेंसेस यूज करने हैं और उसमें
अगर न्यूक्लियर लेवल की डायमेंशन है, मतलब बहुत छोटा साइज है, तो 10 फर्मी यूज करेंगे। अगर एटॉमिक लेवल की है तो फिर क्या यूज करेंगे, एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर मतलब दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करना है तो अपन नैनोमीटर यूज करेंगे। और अगर अपन ने माइक्रोब्स का डिस्टेंस, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रोब्स की साइज को मेजर करते हैं, तो वो हमेशा अपनी कैलकुलेशन माइक्रोन्स में निकालते हैं। दैट इज अभी पीछे कोविड वायरस आया था तो उसका जो डायमीटर होता है वो 0.6 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको जरूरी है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अभी ये तुम्हें समझ लग गया सर स्मॉल डिस्टेंस। तो क्या सर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी, जैसे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की दूरी को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स बनाए हुए हैं? तो मैंने कहा हाँ जी भी, डेफिनेटली इसके यूनिट्स होते हैं। तो चलो वो पढ़ते हैं, इसकी अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ पे, है ना? उस पे अभी बात करते हैं लार्ज यूनिट्स की। तो जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लार्ज यूनिट होता है वो है लेंथ का, लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ, तो प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ के ही चल रहे हैं। तो जो लेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, इट इज द, ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं, लाइट ईयर। तो अपन को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ये भी बात कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को पता है कि स्पीड कितनी है, 3 इंटू, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ 8। ठीक है, और जो टाइम है वो टाइम कितना है, अभी देखो टाइम कितना है, टाइम है हमारा 365 डेज होते हैं। 365 डेज में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये स्पीड 3 इंटू 10⁸ दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। टाइम, तीन पूरे साल में डिस्टेंस देखना तो 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सभी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जो 1 लाइट ईयर होता है वो इस डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये तुम्हें भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो अभी मैंने एक ही प्रैक्टिकल यूनिट कराया, इसके आगे भी यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। तो होप ये तुमने लिख लिया होगा। इसके बाद अपना अगला शुरू करते हैं। ठीक है, करें? इसको नोट करना तो नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चे जो सेकंड यूनिट आता है वो आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है ये समझने जा रहे हैं। तो ये देखो कि यहां पर सन होता है, ठीक है, सन सेंटर पे नहीं होता, सन फोकस पे होता है, और अर्थ एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म करती है। तो ये अर्थ हो गया। तो सन थोड़ा बहुत बड़ा बनाए, हाँ, तो ये सन के अराउंड अर्थ एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका हमेशा कॉन्टिन्यूसली डिस्टेंस चेंज होता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे? मैंने कहा हाँ, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अर्थ का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस। इसी कारण डिफरेंट सीजन आते हैं। जब पास होता है तो समर चल रही होती है, जब दूर होता है तो विंटर चल रही होती है। तो मैंने कहा ये सारे डिस्टेंस है, अगर इसकी एवरेज निकालूं, ठीक है, इन सभी डिस्टेंस की एवरेज निकाल दूं तो मेरे को एक मीन डिस्टेंस, मतलब एक एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन सन एंड अर्थ। तो उसे ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये याद रखना, इट इज द एवरेज, दैट इज मीन डिस्टेंस
बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये तुम्हें याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये तुम्हें भूलना नहीं है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। फिर इससे थर्ड यूनिट पे चलते हैं, दैट इज 1 पार्सेक। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो बच्चे जो अगला सिस्टम ऑफ यूनिट है थर्ड, वो है 1 पार्सेक। ये जो 1 पार्सेक है ये सबसे इट्स द लार्जेस्ट यूनिट इन द एस्ट्रोनॉमी, ये सबसे बड़ा यूनिट है एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, होता क्या है सर, देखो जी, ये अर्थ है और ये सन है, इन दोनों में दूरी तुम्हें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अभी ये कह रहे हैं कितनी दूरी आगे मैं शिफ्ट करूं, कितनी दूरी आगे जाऊं ताकि अर्थ और सन में 1 मिनट का एंगल बन जाए। तो जितनी दूरी अपन आगे गए होंगे उसे ही हम 1 पार्सेक कहेंगे। तो 1 पार्सेक क्या होता है बच्चे, 1 पार्सेक एक ऐसा डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है, जो 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है विद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। 1 पार्सेक इज डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 मिनट विद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पार्सेक एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो सिर्फ 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे इसकी वैल्यू निकाली होगी। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ये क्या होता है बच्चे, एक है तो दूरी, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ठीक है, एट विच द एंगल सबटेंडेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विद इट इज 1 मिनट। तो ये बात याद रखनी है, 1 पार्सेक एक ऐसा डिस्टेंस जहां पर क्या होता है, एंगल सबटेंड 1 सेकेंड, यहां पर मैंने गलती की, 1 सेकेंड आना है, 1 डबल मिनट लगा, 1 डबल लगे हुए हैं तो 1 सेकेंड। तो मैंने क्या कहा कि एक पार्सेक एक ऐसा डिस्टेंस है, ठीक है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ एक एंगल सबटेंड करेगा 1 सेकेंड का। अगर 1 सेकेंड क्या होता है तो ये तुम्हें समझना है, तो मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज पे जाओ और वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेट डिटेल में बताया हुआ है कि जैसे हमारे पास 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तोड़ लें तो 1 मिनट बन जाएगा, और 1 मिनट को भी 60 हिस्सों में तोड़ लें तो 1 सेकंड बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दे तो 1 मिनट बनता है, और 1 मिनट के 60 हिस्से करने पे 1 सेकंड बनता है। तो 1 पार्सेक वो डिस्टेंस होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ 1 सेकंड का एंगल बनाता है। तो ये तुम्हें बात भूलनी नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे अपन को पता होता है थीटा क्या होता है, L/R, ठीक है, तो यहां से अपन L क्या हो जाएगा हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और R क्या हो जाएगा 1 पार्सेक, और यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 1 सेकंड। तो 1 पार्सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय 1 सेकंड। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पार्सेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो काफी बड़ा यूनिट है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहलाया गया है। तो मेरे को इतनी बात समझ लगी कि 1 पार्सेक एक ऐसा डिस्टेंस है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ
1 सेकेंड एंगल सब्टेंड करेगा। 1 सेकेंड, 1 डिग्री नहीं, 1 सेकेंड। 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तोड़ोगे तो 1 मिनट बनेगा। 1 मिनट को 60 हिस्सों में तोड़ोगे तो 60 पीसेस, तो उसमें एक क्या बनती है, 1 सेकेंड बनता है। तो जब ये सेकंड सब्सटेंड होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ, तो उस दूरी को क्या कहा जाता है, 1 पार्सेक। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें याद पता रखना है कि 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें ये समझ लगी होगी, लार्ज यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। अच्छा, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि गैलेक्सीज के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो लाइट ईयर सफिशियंट होता है। लाइट ईयर इज सफिशियंट, ठीक है। टेढ़ा लिख दिया, सॉरी। यहां पर 1 सेकंड रुक जाओ, सॉरी। स्टार्स के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना है, अगर किसमें मेजर करना है, स्टार के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो 1 लाइट ईयर इज सफिशियंट। ये याद रखना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार मेजर करना है तो लाइट ईयर्स में करना। डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज करना है तो उसको मेजर करना 1 पार्सेक में। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट करना है तो उसे करना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो मैं तुम्हें बता दिया कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जो स्टार्स की, अगर स्टार्स के बीच में दूरी देखनी है तो लाइट ईयर यूज करेंगे। अगर गैलेक्सीज के बीच में दूरी देखनी है तो पार्सेक यूज करेंगे। और अगर अपन ने डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स देखना है तो अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करेंगे। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देख के बता देता हूं। अल्फा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी एक स्टार होता है, ठीक है। उसका डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। उसका डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे, क्योंकि स्टार है तो स्टार का डिस्टेंस अपन किसमें मेजर करेंगे, इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो ये बात तुमने ध्यान में रखनी है कि अगर दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है तो लाइट ईयर, दो गैलेक्सीज का पार्सेक, और दो प्लैनेट्स का तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है, क्लास +1 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगी। कॉम्पिटिटिव में तो कभी नहीं पूछा गया, समझ गए इतनी बात, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। तो देखो, लेंथ के तो काफी प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लिए अपन ने। अभी अपन देखते हैं किसके यूनिट्स, एरिया के यूनिट्स देखते हैं। तो लेंथ के तो काफी यूनिट्स देख लिए कि लेंथ के कौन से यूनिट्स हैं। अपन एरिया के यूनिट देखते हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया। तो सबसे पहले एक 1 बार्न होता है, इसको आपने याद रखना है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो जो 1 बार्न होता है वो 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। और 1 बार्न किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस। न्यूक्लियस का एरिया ढूंढने के लिए इट इज यूज टू मेजर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है बच्चे 1 एकड़। जो 1 एकड़ होता है बच्चे, उसमें जगह होती है 4.4047 मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना, 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। थर्ड हमारे पास यूनिट आ जाता है 1 हेक्टेयर। बिकॉज अगर सर ये आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि कुछ मेरा पूरा फोकस रहता है हर एक टॉपिक कवर हो, ठीक है। ये नहीं मैटर करता कि वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये मैटर करता है हाउ वी नॉलेजफुल वी आर, ठीक है। तो अगर एक एक टॉपिक तुमने किया होगा तो उससे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे अभी ये वाले ये यूनिट्स है, ये तुम अगर इंडियन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो वहां पर मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर यही आप फॉरेन ऑथर लगाते हो, जैसे जर्ल वॉकर, ठीक है, हॉलिडे एंड रेसनिक, ये सारी बुक्स लगाते हो अगर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इन यूनिट्स में जब डील करते हैं तो अपन को पता ही नहीं चलता कौन सा यूनिट लगाना है। तो अपन अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को और 2 गुना बढ़ाने के लिए अपन को हर चीज फिजिक्स में मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1 हेक्टर कितना होता है, 10⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा। यही बस प्रैक्टिकल यूनिट याद रखने हैं जो एरिया को मेजर करने में काम आते हैं। अभी पढ़ते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास।
पहला 1 kg, 1 kg आपको पता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम। एक सेकंड, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लें। तो 1 kg किसके बराबर होता है? 1 kg आपको याद रखना है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इज नथिंग बट 1000 ग्राम के बराबर होता है। एक सेकंड बस, हाँ। तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर, 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। फोर्थ, देखो अभी जो, अगर तुमने देखा होगा कि जो कार्स का वेट होता है वो क्विंटल्स में मेजर होता है। ठीक है, जो शिप्स का वेट होता है वो मेट्रिक टन में मेजर होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। अभी 1 कैरेट, छोटे यूनिट्स को भी देख लेते हैं। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम का मतलब 200 × 10⁻³ दैट इज 0.2 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद एक यूनिट होता है जो फॉरेन में यूज होता है, 1 स्लग, वो 14.57 kg के बराबर है। उसके बाद आपने 1 पाउंड देखा होगा, ये LB साइन किसका होता है? ये पाउंड होता है, 1 पाउंड। ये 0.4536 kg का होता है, मतलब लगभग आधा किलो। तो लगभग, नॉट पूरा, लगभग आधा किलो। ठीक है, मतलब एक आप समझ सकते हो, एक सिमिलैरिटी बता सकता हूं कि 1 kg अप्रोक्सीमेटली जो होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.3 पाउंड के बराबर होता है। तो ये याद रखना, 2.1 पाउंड। ठीक है, तो 1 kg अप्रोक्सीमेटली 2.1 पाउंड के बराबर होता है, लगभग बताया मैंने आपको, ये आप कन्वर्जन कर सकते हो। और इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट है बस इतनी ही है, आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने मास की भी प्रैक्टिकल यूनिट करा दिए। हाँ सर, लेकिन आपने अभी ये तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे, पर एटम को मेजर करने किसमें करी? तो एटम को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन आपको मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस में मिल जाएगी। सम बेसिक कंसेप्ट पे जाओ, ठीक है, वहां पर आप टाइप करो एटॉमिक मास, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है बच्चे, वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है आपका मास। ठीक है, अभी अपन चलते हैं अगले यूनिट्स पे। अगले यूनिट्स होंगे बच्चे प्रेशर के, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स पढ़ने। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान से इसको समझना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मार्कर में इंक डालें थोड़ी सी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर कुछ नहीं होता सर, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है प्रेशर, क्या नहीं? तो फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अभी फोर्स मेजर होती है न्यूटन में और एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ही अपन 1 पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखनी है कि फोर्स का एक यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक यूनिट हो जाएगा पास्कल। ठीक है, अच्छा एक्चुअल में क्या होता है? एटमॉस्फेयर ना हमारे पे, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या होता है? छोटी क्लास में पढ़ा है कि गैसेस मिक्स होके एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, इसी को ही हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये 1 एटमॉस्फेयर आगे 1.01 बार के बराबर होता है बच्चे। ये सारी यूनिट्स हैं बच्चे प्रेशर के, तो 1.01 बार के बराबर होते हैं। प्रेशर आपने देखा होगा अगर आपने 9th पढ़ी है अच्छी तरह से, तो प्रेशर होता है रो जी एच, दैट इज डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट। तो हाइट से भी मेजर किया जा सकता है प्रेशर को, तो उसको अगर मेजर करना है तो तब हम लेते हैं मरकरी की हेल्प। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को टॉर भी कहते हैं। तो 760 मिलीमीटर ऑफ 760 टॉर। तो ये यूनिट्स हैं, ये बिल्कुल नहीं भूल लें। मैं कहूं कि अगर आज के जो मैंने टॉपिक कराया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था और जो आएगा ही आएगा, तो ये बच्चे ये वाला आपको बार बार देखने को मिलेगा, बार बार 100% ये आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेशर का आपको याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। अभी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार के बराबर भी होता है। एटमॉस्फेयर को प्रेशर को अपन हाइट से भी नाप सकते हैं, कोई फ्लूइड कितनी हाइट तक चला गया तो उसको नापा जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से और 760 टॉर से। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लगी होगी। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं टाइम के? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सोलर डे, एक दिन। एक दिन हम कब कहते हैं? एक दिन उसको कहा जाता है जब धरती अपनी एक्सिस का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो वेन एवर अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन, जब भी धरती एक रोटेशन खत्म करेगी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, so the time required for doing such work, कितना टाइम लगेगा ऐसा काम करने में, इज कॉल्ड सोलर डे। तो सोलर डे क्या होता है कि अर्थ को कितना टाइम लगा एक रोटेशन खत्म करने में, अर्थ को कितना टाइम लगा एक रोटेशन खत्म करने में। ठीक है, अभी एक होता है बच्चे सेड्रियल डे, SEDRIAL। तो सेड्रियल डे जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहां पर कोई स्टार था, तो ये अर्थ का फर्स्ट फेज है, अभी फर्स्ट फेज घूमकर वापस इधर आएगा, तो प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम लगा अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एक रोटेशन, ठीक है, उसे हम सेड्रियल डे कहते हैं। तो टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट, अर्थ को एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टार। यहां पर जो स्टार यूज होता है वो सन होता है, बोलो क्लियर है? यहां पर स्टार कौन होता है बच्चे? कोई भी स्टार हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू अ स्टार इज कॉल्ड सेड्रियल डे। और सेड्रियल डे बच्चे लंबा होता है सोलर डे से। सेड्रियल डे इज मोर, इसका टाइम ज्यादा लगता है, इसको टाइम कम लगता है। तो सेड्रियल डे लंबा होता है सोलर डे से। ठीक है, अभी एक आता है 1 ईयर। 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर का मतलब होता है कि
अर्थ पूरा, ये अपना सन था तो अर्थ इसका पूरा चक्कर लगा रहा है, वापस वहां पर आ रहा है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को खत्म होते हुए कितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 ईयर। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 ईयर। तो ये बड़े दिमाग से ध्यान में ये बात रखना कि एक साल, एक रेवोल्यूशन खत्म होते हुए बाय अर्थ उसको कितना टाइम लगा, उसे ही अपन एक साल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इंक डालने में। तो आपको पता है जो एक साल होता है वो कितना लंबा होता है, एक साल जो होता है वो 365 एंड 1/4 डेज के बराबर होता है, मतलब 365 दिन, ठीक है, डेज एंड 6 आवर्स। बच्चे ये 6 आवर अगर 4 साल तक जुड़े तो ये 24 हो जाएगा, और अपन के पास 366 डेज हो जाएंगे फोर्थ ईयर में, और जो एक दिन बढ़ गया उस साल को कहते हैं 1 लीप ईयर, उस साल को क्या कहते हैं, 1 लीप ईयर। तो 365 एक साल होता है, 365 1/4 डेज के बराबर, मतलब 365 दिन 6 घंटों में अर्थ अपनी एक पूरी रेवोल्यूशन खत्म करता है। और ऐसे जब वो 4 बार करेगा तो जो 6 घंटे हमारे पास मिल रहे थे वो पूरा एक दिन बना देंगे, और हमारे पास 366 डेज हो जाएंगे। तो 4 सालों बाद इसलिए लीप ईयर आता है, इसलिए फरवरी में 29 होती। तो ये तुम्हें समझ लगी कि 1 ईयर क्या होता है। फिफ्थ अपन पढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है, करना है तो कर लो। तो अगला बच्चे जो आता है वो होता है ट्रॉपिकल ईयर। क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर। सर ये ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, बच्चे ट्रॉपिकल ईयर का मतलब होता है कि एक पूरा सोलर इक्लिप्स, पूरा सोलर इक्लिप्स मतलब जब पूरा सूरज ढक जाए, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरा सूर्य ढक जाएगा, ठीक है, उस ईयर को ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। व्हेन देयर अकर्स वन कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, ठीक है, सच ईयर इज कॉल्ड, ऐसे ईयर को क्या कहते हैं बच्चे, ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ईयर को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। अभी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे शेक कहते हैं बच्चे, SHAKE, ठीक है। अभी जो शेक होता है बच्चे वो 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड। तो ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, एटम्स इतनी देर में वाइब्रेट करते हैं। बोलो क्लियर। तो ये सारे थे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, और मेरे को लगता है तुम्हें पूरी समझ लगी होगी कि क्या होते हैं। एक एक मैं प्रैक्टिकल यूनिट नहीं पढ़ा पाया, 1 लूनर मंथ, टाइम टेकन बाय मून, मून को कितना टाइम चाहिए, ठीक है, एक रोटेशन खत्म करने के लिए, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रोटेशन, और सॉरी 1 रेवोल्यूशन। अर्थ के चक्कर लगाता है चंद्रमा, ठीक है, तो चंद्रमा को कितने दिन, मतलब दैट इज मून को कितने दिन चाहिए एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसे लूनर मंथ कहते हैं। और ये बच्चे 1 लूनर मंथ आपको याद रखना है, ये 28.3 डेज का होता है, ठीक है, तो ये 28 डेज और 3 आवर्स का होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे थे प्रैक्टिकल यूनिट्स, और हमने काफी डिटेल में समझा कि कब कब कौन सा यूनिट कैसे यूज करेंगे,
और इन यूनिट्स को अगर तुम ध्यान में रखोगे, अपने पास रखोगे दिमाग में, तो तुम्हें ये वाली बात याद में रखनी है कि तुम फॉरेन ऑथर्स या फॉरेन क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उनमें ये वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा दी होती है। ये वाला लेक्चर बोर्ड में भी पूछा जाता है, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो बस तुम्हारी क्लास +1 के लिए था कि हाँ भी जब टीचर ने तंग करना होता है तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये सभी याद रखने, आने वाली भी कुछ वीडियोस कंप्लीटली बोर्ड पे फोकस होंगी, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। ये सभी पैरेलैक्स मेथड हो गया, ट्रायंगुलेशन मेथड हो गया, वेट मेजरिंग मेथड्स हो गए, टाइम मेजरिंग मेथड हो गए, ये सभी बोर्ड्स में ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत रेयर होता है बोर्ड्स में भी आ जाए, पर मेरे को पूरा कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं इन पे भी वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। और वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।